नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आपका भी सपना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब प्राप्त करना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल और स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको फ़ायदा मिल सके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए क्या कमी रह गई, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो सके यूट्यूब पर, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल अभी जीएस क्लासेस के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब करिए और जो बगल में ये बेल आइकन दिख रहा है इसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप प्रेस नहीं करिएगा तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर हमारे साथ आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए, ताकि हम कोई भी कंटेंट या पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि संविधान का भाग टू में हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक चर्चा किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए, ताकि आपको जो है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल याद हो सके। और भाग 1 में हम 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल की हम चर्चा किए थे। तो अगर देखेंगे तो कितना आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक? 11 आर्टिकल हम लोग कंटिन्यू किए हैं 1 से लेकर 11 तक। तो भाग 1 और भाग 2 जो वीडियो आप पीछे नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, ताकि आपको आगे की वीडियो आपको समझ में आ सके। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं नागरिकता के बारे में। तो किस प्रकार से भारत में जो है नागरिकता दूसरे देशों के नागरिक को दिया जाता है, या दूसरे देश को कोई भी नागरिक है अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो किस प्रकार से उसको नागरिकता मिलेगी, या जिस समय संविधान लागू हुआ था उसके बाद जो है किस प्रकार से लोगों को जो है भारत में नागरिकता मिली। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसमें देखेंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसमें जो है कितनी बार संशोधन हो चुका है अभी तक, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे कि कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट कहते हैं, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है, तो आज वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 आया था, हुआ क्या कि जब संविधान जब बन के तैयार हो गया, उसके बाद लागू भी हो गया, तो भारत के पास समस्या ये आया कि किस प्रकार से जो है भारतीय लोगों को जो है नागरिकता दी जाए। और भारत से बाहर भी कुछ लोग रह रहे थे, तो सभी के बारे में भारत सरकार को सोचना था। इसलिए पहली बार जो है नागरिकता में संशोधन किया गया 1955 में, और लाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो जो ये 55 लाया गया था 1955 में, तो इसमें जो है 5 प्रकार की नागरिकता देने की प्रावधान की गई थी। 5 प्रकार की नागरिकता की बात कही गई थी। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और 5वां है अर्जित क्षेत्र के द्वारा जो है नागरिकता देने की बात कही गई थी। तो अभी तक जो है नागरिकता संशोधन 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार। कब कब हुआ? पहली बार 1986 में हुआ था, फिर उसके बाद 92 में, 2003, 5, 15, 19 वाला तो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया था उसके खिलाफ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये 2019 का अधिनियम जो है भारत सरकार ने लागू किया और इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो एक एक करके जो ये 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने की बात कही गई थी, संविधान संशोधन जो 1955 आया था नागरिकता संशोधन, उसमें 5 प्रकार एक एक करके हम लोग सभी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त हुआ था भारतीयों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी भारत में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसको नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको 2 डेट याद रखना है। पहला है 26 जनवरी 1950। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से पूरे भारत में जो है लागू हो गया था विधिवत रूप से। तो 26 जनवरी 1950 या उससे आगे कब तक? तो 1 जुलाई 1987 तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ है, ठीक है, भारत में हुआ है, और उसका माता पिता किसी भी देश का नागरिक हो, यानी
भारत का नागरिक नहीं भी हो फिर भी उसको भारत का नागरिक मान लिया गया। ठीक है, तो देखिए आप जो है कोई भी चीज़ देखिए तो उसमें एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, या आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाइए या नागरिकता की बात करते हैं, क्योंकि अभी नागरिकता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, समय समय पर संशोधन होता है। संशोधन इतना क्यों होता है, क्योंकि कुछ कमी जब रह जाती है उसको दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। या हम बात करते हैं अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि सरकार, देखिए होता क्या है कि फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप 100% कुछ नहीं कर पाइएगा, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और आप जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ता है कि नहीं इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसी प्रकार से आप जो है उसमें संशोधन करते चले जाते हैं आगे। तो जब ये पहली बार 1955 में लिखा गया था, नागरिकता के बारे में ये कानून बनाया गया था, तो उस समय लिखा गया था कि देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय या उसके बाद 1 जुलाई 1987 तक अगर भारत में कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है, अगर उसका माता पिता की नागरिकता भारतीय हो भी या नहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बच्चा जो है भारत का नागरिक हो जाएगा। तो अब इसमें दिक्कत आने लगी। दिक्कत क्यों आने लगी, दिक्कत इसलिए आने लगी क्योंकि देखिए भारत में बहुत सारा दर्शनीय स्थल है। इमेजिन करिए कि कोई दूसरे देश के नागरिक, ठीक है, दूसरे देश की महिलाएं, मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, जैसे कि बगल में पाकिस्तान है, इसका ही चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई महिलाएं प्रेग्नेंट थी और वो भारत में आई घूमने के लिए। कब की बात है, 1 जुलाई 1987 की पहले की बात करते हैं। ठीक है, भारत घूमने के लिए आई, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसका डिलीवरी हो गया, यानी बच्चा पैदा हो गया भारत में। अब हुआ क्या कि वो पाकिस्तान की थी, उनकी नागरिकता पाकिस्तान की थी, लेकिन वो बच्चा जो है वो भारतीय हो गया। दिक्कत आने लगी क्योंकि विदेशी आता था, यहाँ बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, ताजमहल देखने आया, एक बच्चा हो गया यहाँ, तो बच्चा भारत के नागरिक हो जाता था। तो सरकार के सामने ये समस्या आने लगी कि नहीं, ये इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की बात कही गई। उसके बाद 1986 में इसको संशोधित किया गया। 1986 में इसको जो है संशोधित किया गया और इसमें जोर दिया गया कि देखिए 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होगा। अब इसका भी मिसयूज होगा। देखिए हुआ क्या, जब 1986 में संशोधन किया गया तो उसमें कहा गया, देखिए 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा वो भारत का नागरिक होगा यदि उसका माता या पिता में से कोई एक भारतीय है। कोई एक क्या है, भारतीय है। तो इसका मिसयूज होने लगा। कैसे मिसयूज हुआ, तो देखिए ये भारत का जो है पीओके का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान कहता है पीओके, हम लोग तो कश्मीर का ये पार्ट है, हम लोग तो कश्मीर कहते हैं इसको, अब तो लद्दाख का क्षेत्र हो गया ये। तो पाकिस्तान इसको जो है इसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यानी पाकिस्तान में इसको जो है आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, हम लोग पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके अभी वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्सा में है, मतलब पाकिस्तान इस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन ये हमारा है, आज नहीं तो कल इसको हम लोग लेकर ही रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान के कुछ लोग क्या करता है, इधर ये बगल में है कश्मीर, ठीक है, तो कश्मीर की कोई महिलाएं को जो है वो अपने जाल में फंसा लेता है। मतलब क्या हुआ कि गर्लफ्रेंड बना लिया, यहाँ की महिलाएं को गर्लफ्रेंड बना लिया, और होता क्या है कि इससे विवाह कर लिया या अवैध रूप से जो है इसके साथ संबंध बना लिया, और उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो भारत का नागरिक हो गया। कैसे, क्योंकि माता कहाँ की, भारत की, पिता कहाँ का, पाकिस्तान का। यानी ये मिसयूज होने लगा इसका। और क्या हुआ, या हो सकता है ऐसा उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि महिलाएं मान लीजिए यहाँ घूमने के लिए आई पाकिस्तान में, ठीक है, घूमने के लिए आई और यहाँ किसी पुरुष से फंस गई और प्रेग्नेंट हो गई, वो वापस जब भारत गई, कश्मीर गई, वहाँ वो बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा जो पैदा हुआ तो वो बच्चा ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाता था, और समस्या उत्पन्न हो जाता था कि वो बच्चा को जो है आतंकवादी बना दिया जाता था। ठीक है, और ये हमारी जो सेना है उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो है उसको बच्चा से ही जागरूक किया जाता था। तो भारत के साथ ये बहुत समस्या आने लगी कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो इसमें भी संशोधन किया गया। देखिए बार बार हम संशोधन की बात कर रहे हैं, संशोधन तभी करनी पड़ती है जब उसमें कुछ कमी दिखती है। ठीक है, तो देखिए ये आप 2 डेट देख लिए, तीसरा देखिए आप 2004 में जब आप देखे होंगे 2003 में संशोधन किया गया था 1955 का, पीछे आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से, 1986, 1992, 2003, 5, 15, 19, यानी 6 बार जो है कुल जो है संशोधन किया गया 1955 के अधिनियम में। तो 2 बार आप संशोधन यहाँ पर देख लीजिए, एक 86 का, एक 2003 का। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि देखिए 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले बच्चे का माता पिता दोनों
देखिए पहला क्या कहा गया था, पहला पॉइंट ये था कि जन्म के समय अगर माता या पिता किसी भी देश का नागरिक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरा पॉइंट 1986 के बाद में कहा गया कि नहीं, माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। लेकिन अब सरकार मजबूर हो गई, अब कह रही है कि नहीं, माता पिता दोनों भारतीय होगा जन्म के समय, तब उस बच्चा को जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्या कह रहा था कि माता पिता किसी भी देश का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर जन्म बच्चा का भारत में हुआ तो वो भारतीय होगा। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, जन्म के आधार पर। दूसरा पॉइंट जब संशोधन किया गया उसमें तो 1986 में बताया गया कि नहीं, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। उसका मिसयूज पाकिस्तान वाला करने लगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कहा गया नहीं, दोनों भारतीय होगा तभी वो भारत का नागरिक होगा। जन्म के समय मान लीजिए माता पिता दोनों भारतीय है, तभी वो बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब एक नोट याद रखिएगा, दूसरे देश के अधीन भारतीय भूभाग में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। अभी दूसरे देश के अधीन क्या मतलब हो गया, तो देखिए जैसे कि अभी हम बात किए थे पीओके का क्षेत्र, ये है भारत का पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है, पाकिस्तान इस पर कब्जा किए हुए है, लेकिन ये तो भारत का अंग है, भारत इसको अपना मानता है, अब हमारा है भी। ठीक है, हम लेकर रहेंगे आज नहीं तो कल। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में अभी ये आ जाता है, पाकिस्तान इस पर अधिकार किए हुए है, तो इसका जो नागरिक होगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा अभी वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, या फिर किसके अधीन है, तो पाकिस्तान के। लेकिन जब हम इसको अपने अधीन कर लेंगे तो यहाँ का जो भी नागरिक होगा, यहाँ का जो भी नागरिक होगा वो सभी नागरिक जो है वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि अगर कोई भी हमारा क्षेत्र अब किसी दूसरे देश के अधीन है, जैसे कि आप बात करते हैं कि कुछ सियाचिन का जो क्षेत्र है वो चीन कब्जा किए हुए है, तो चीन में जो नागरिक रहता है वैसे तो रहता नहीं है, अगर मान लीजिए वहाँ रहता है तो अभी चीन के पास है तो वो हमारा नागरिक नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी भूभाग, हमारा कोई भी भूभाग अगर कोई भी दूसरे देश के पास है तो उसमें जो भी लोग रहते हैं वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। आपको ये याद रखना है। आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा पीओके का जो नागरिक है क्या वो भारत का नागरिक है या नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। जो पीओके का व्यक्ति है, जो पीओके में रहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रहता है, वो अभी किस देश का नागरिक है, तो वो भारत का नहीं है, भारत का नहीं है। किसका है, तो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के अधीन है। जब वो हमारे अधीन आएगा तो वो हमारा नागरिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जन्म के आधार पर नागरिकता जो है भारत में किस प्रकार से मिलेगी। वर्तमान में देखेंगे तो जन्म के आधार पर तभी हम दे सकते हैं जब माता और पिता दोनों क्या हो, भारतीय हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। तो देखिए हुआ क्या, एक तो हो गया जन्म, अब दूसरा हम देखते हैं वंश, क्योंकि परंपरा से कुछ लोग जो है भारत में रह रहे हैं, उसका वंश रह रहा है। अब वर्तमान में अब कहीं भी वो चला गया, किसी दूसरे देश में चला गया, फिर भी उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 यानी संविधान जब हमारा लागू हुआ उस समय से लेकर 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ। देखिए वंश के आधार पर तभी मिलेगा ना, कि कोई भी क्लेम कब करेगा वंश के आधार पर, जब वो भारत में पैदा नहीं हुआ या भारत से बाहर रह रहा है, तो कहेगा नहीं हमारा वंशज भारत में रहता था, हम भी भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तब उसको भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए कहा गया 1992 और 1950 के बीच, ठीक है, भारत से बाहर पैदा हुआ तथा पिता भारतीय होना चाहिए। क्या कहा, पिता भारतीय होना चाहिए, तब उस बच्चा को जन्म के आधार पर नागरिकता मिला। ठीक है, अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी डिसाइड तो सरकार के द्वारा की जाएगी। लेकिन कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 से पहले, ठीक है, अगर भारत से बाहर कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर उसका पिता भारतीय है तब उसको जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगा। ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए माता अगर है भारतीय तब इसको वंश के आधार पर नहीं मिलेगा। क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए। ठीक है, तो पिता होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट में कहा गया। अब इसका भी विरोध आगे होगा तब इसमें सरकार भी चेंज करेगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहा गया नहीं, 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ तथा माता या पिता भारतीय हो तब भारत का वो नागरिक कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पॉइंट को चेंज कर दिया गया। बाद में चेंज क्यों किया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ पिता की बात कही गई थी। तो माताएं जो है भारत की, जैसे सानिया मिर्जा का विवाह जो है पाकिस्तान के शोएब मलिक के साथ हुआ। 2010 में विवाह होती है, क्योंकि माता है भारतीय और पिता है पाकिस्तानी। लेकिन माता चाहती है कि हमारा बच्चा जो है भारतीय हो।
ठीक है। लेकिन संविधान में ये मतलब संविधान क्या, जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1955, उसमें संशोधन करके लिखा गया था कि नहीं, सिर्फ पिता होना चाहिए। ये कब की बात कही गई थी? 1992 से पहले की, 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका पिता जो है भारतीय होना चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो सानिया मिर्जा का बच्चा जो है वो भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि माता तो भारतीय है नहीं, सॉरी माता भारतीय है, पिता तो भारतीय है नहीं। तो आगे इसमें संशोधन किया गया कि नहीं, माता या पिता कोई भी एक भारत का नागरिक है तो वंश के आधार पर हम उसको नागरिकता दे सकते हैं। तो वर्तमान में देखेंगे तो सानिया मिर्जा का जो वही बच्चा है वो भारत का नागरिक होगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे तो वो भारत में ही पैदा हुआ है, क्योंकि हैदराबाद में पैदा हुआ था। अगर इमेजिन करिए वो पाकिस्तान में पैदा होता बच्चा तो फिर भी उसको भारत का नागरिकता मिलता। क्यों? क्योंकि माता क्या है? भारतीय है, ठीक है। अब इसमें संशोधन किया गया 2004 में, ये 1992 की बात है। 2004 में इसमें संशोधन, यानी 2003 का जो अधिनियम आया था उसमें संशोधन करके लिखा गया 3 दिसंबर 2004 के बाद विदेशों में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसके माता या पिता उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण किया हो। देखिए एक चीज़ सरकार जो है ऐड कर दिया इसमें ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐड किया? देखिए इमेजिन करिए कि सानिया मिर्जा का पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। इमेजिन करिए कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ। और उस समय वो पाकिस्तान में थी तब जन्म हुआ वहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान में जब जन्म हुआ बच्चा का, तो भारत का जो एम्बेसी होता है वहाँ पर, जो भारत का एम्बेसी होता है वहाँ पर, दूतावास जिसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर सानिया मिर्जा को 1 वर्ष के अंदर जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, एक पंजीकरण देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यानी हम चाहते हैं कि भारत का ये नागरिक बने। उसके लिए जो है उसको 1 वर्ष के अंदर ही ये पंजीकरण फॉर्म देना पड़ेगा। अगर वो भूल जाती है तो सरकार बाद में भी इसके लिए कुछ उपाय किया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा किस प्रकार से वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो पहला पॉइंट आप डिस्कस करिए कि पिता भारतीय होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट में याद रखिए तब याद रहेगा। पिता भारतीय होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया। कब? तो 10 दिसंबर 1992 तक जो पैदा हुआ उसका पिता अगर भारतीय है तब वो भारत का जो है वंश के आधार पर नागरिक कहलाएगा। लेकिन बाद में कहा गया नहीं, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो तब वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें जोड़ दिया गया, जो 2003 का जो संशोधन है उसमें एक चीज़ जोड़ दिया गया कि ठीक है उसको माता पिता कोई भारतीय हो तो उसके आधार पर आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर 1 वर्ष के अंदर जो है उसके माता पिता जो है, जो हमारा दूतावास एम्बेसी है दूसरे देश में, वहाँ जाकर आपको पंजीकरण करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि भारत का ये नागरिक हो, ऐसा लिख कर वो देना पड़ता है, ठीक है। अगर वो नहीं दिया तो वो फिर नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2 प्रकार की नागरिकता की बात कही गई, एक जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर। तो ये दोनों आधार पर नागरिकता की बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए भारत से बाहर जन्मा या विदेशी कोई भी नागरिक, ठीक है, अगर वो चाहता है कि भारत की नागरिकता ले तो एक फॉर्म आता है, पंजीकरण फॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम भाग पढ़ रहे थे 2 स्टार्ट किए थे उसमें हम आर्टिकल 7 और 8 की चर्चा किए थे, ठीक है। तो उसमें हम पंजीकरण की चर्चा कर दिए थे कि 1 जुलाई 1948 के बाद जो है अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसको जो है पंजीकरण लेकर जो है फॉर्म फिलअप करना पड़ता था और 6 महीना के बाद जो है उसको नागरिकता मिलती थी भारत की। तो हुआ क्या, अगर कोई विदेशी नागरिक है, अगर वो पंजीकरण के आधार पर चाहता है कि नागरिकता ले तो उसको वर्तमान में 7 वर्ष जो है कंटिन्यू भारत में रहना पड़ेगा, तब वो फॉर्म फिलअप करेगा। क्योंकि नागरिकता जो है भारत का, अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि नागरिकता जो है किस मंत्रालय का विषय है तो आप उसमें आंसर दीजिएगा नागरिकता जो है गृह मंत्रालय का विषय है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है नागरिकता ये आता है, ठीक है। तो देखिए 1986 से पूर्व जो है ये 6 माह था, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कितनी माह था? 6 माह। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 7 और 8 जब हम पढ़े थे उसमें हम 6 माह बताए थे। अगर 6 माह तक कोई भारत में रहता है तो पंजीकरण के द्वारा जो है उसको नागरिकता मिल जाती थी। बाद में इसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में ये 7 वर्ष है। अभी पूछेगा आपको पंजीकरण के आधार पर कितने वर्ष तक भारत में रहने पर जो है नागरिकता मिल जाती है, तो 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट कहता है कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता। तो देशीकरण क्या होता है इसके बारे में देखिए। जिसका यानी कोई भी व्यक्ति चाहता है देशीकरण के आधार पर नागरिकता लें तो उसको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी क्षेत्र से बिलोंग करना पड़ेगा। कौन क्षेत्र होना चाहिए वो? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या कोई भी
ठीक है। तो कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसको ये आइडेंटिफाई किया गया है भारत सरकार के द्वारा, कहा गया अगर इस क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं, अगर वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको भारत के जो संविधान में 22 भाषा जोड़ा गया है, ठीक है, उसमें से किसी एक भाषा को वो जानता हो, ठीक है, किसी एक भाषा को जानता हो और लगातार जो है 10 वर्ष तक वो भारत में कंटिन्यू रहेगा, तब उसको जो है देशीकरण के आधार पर, होता है क्या है कि मतलब बहुत दिन तक अगर भारत में रह जाएगा, जैसे 10 वर्ष डिसाइड किया गया कि भारत में अगर रह जाएगा 10 वर्ष, तो ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये भारतीय हो गया, भारतीय परंपरा से ये पूरा घुल मिल गया, भारतीय लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहने लगा। अब इसको जो है सरकार के द्वारा जो है देशीकरण के आधार पर क्या हो गया, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। 1986 से पहले जो है ये 5 वर्ष था समय सीमा, लेकिन 1986 का जो है संशोधन आया, उसमें इसको बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। तो वर्तमान में देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेना है किसी को, तो भारत में उसको 10 वर्ष रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लेना है तो उसको 7 वर्ष रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लास्ट बात करते हैं अर्जित क्षेत्र। अब अर्जित क्षेत्र जैसे कि मान लीजिए ये पीओके, अभी हम तुरंत हम बताएं आपको थोड़ी देर पहले, ये पीओके है और यहाँ पर एक देख रहा होगा आपको सिक्किम, ठीक है। तो 2 क्षेत्र को आपको बढ़िया से देखिए, सिक्किम को जो है 16 मई 1975 को भारत में मिला लिया गया, यानी सिक्किम जो है विलय कर लिया भारत में, भारत के साथ खुद भी मिल गया, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हैं, सिक्किम खुद ही भारत के साथ मिल गया। तो 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन जाता है, 22वां राज्य बन गया। अब हुआ क्या, सिक्किम के जो भी नागरिक हैं ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक हो गए, क्यों, क्योंकि ये हमारा अर्जित क्षेत्र था और उसको हम बाद में जाके राज्य बना दिए, ठीक है। तो भारत द्वारा अर्जित कोई भी क्षेत्र, जैसे अभी पीओके की हम बात की है, पीओके को जब हम कब्जा कर लेंगे, जब पीओके हमारा हो जाएगा तो यहाँ का नागरिक भी हमारा हो जाएगा, यानी यहाँ का जो भी नागरिक है वो ऑटोमेटिक ही भारत का क्या हो जाएगा, वो नागरिक हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अभी हम लोग देखें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है 5 प्रकार की नागरिकता की बात कही गई है। 5 प्रकार की नागरिकता जो है किस प्रकार से लोगों को दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से नागरिकता जा सकती है, लोगों की नागरिकता किस प्रकार से जा सकती है। तो प्रावधान किया गया है कि 3 प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है या जा सकती है। तो देखिए नागरिकता जाने की 3 तरीका कौन कौन होता है। पहला है परित्याग, परित्याग बोलते हैं रिनंसिएशन। दूसरा है पर्यावसन, जिसको हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। चौथा है सरकार द्वारा वंचित करना, यानी डेप्रीवेशन इसको बोलते हैं। तो 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। तो पहला कहता है कि परित्याग रिनंसिएशन। परित्याग क्या होता है कि दूसरे देश की नागरिकता आप लेकर जो है घोषणा कर सकते हैं कि अब हम भारत की नागरिक नहीं रहे, हम दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिए, ठीक है। तो ये जो है कोई भी कर सकता है, जो भी भारत का नागरिक है वो दूसरे देश की नागरिकता लेकर खुद ही घोषणा कर देता है कि अब हम भारत की नागरिक नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया परित्याग द्वारा, आप अपनी नागरिकता को खुद से ही त्याग दीजिए। दूसरा हो गया पर्यावसन, जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। अगर देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लिए आप, तो कुछ समय के बाद दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, तो क्या होगा, आपका पहले वाला जो नागरिकता जो भारत का मिला था वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्यावसन, यानी पर्यवास कर जाना, दूसरे देश की नागरिकता लेकर वहाँ चले जाना। तो देखिए परित्याग और पर्यावसन ये दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है, अंतर यही है कि ये भारत का मूल निवासी था, नागरिक था, ठीक है, जो पहले से ही भारत में रह रहा था। वो जो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसको जो है किस आधार पर अपनी घोषणा करना पड़ेगा, तो परित्याग के आधार पर, यानी हम त्याग करते हैं, भारत को हम त्याग करते हैं, हम दूसरे देश में जाकर, जैसे कि सुंदर पिचाई की नागरिकता जो है वो कहाँ की होगी, अमेरिका की होगी। तो वो पहले भारत की नागरिकता में थे, तो हुआ क्या कि वो अपनी नागरिकता को त्याग दी, क्योंकि वो मूल निवासी थे भारत के, वो त्याग दिए और वो अमेरिका में सेटल हो गए। तो उनको जो है ये परित्याग के आधार पर नागरिकता चली गई उनकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति था जो भारत में देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता लिया था, लेकिन उसको भारत में मान लीजिए अच्छा नहीं लगा, वो वापस अपने देश या किसी दूसरे देश चला गया, तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किसके आधार पर, तो पर्यावसन के आधार पर उसकी नागरिकता चली जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट, नागरिकता से वंचित इन डेप्रीवेशन। तो कोई व्यक्ति अगर देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है, ठीक है, केंद्र सरकार के आदेश द्वारा उसको वंचित किया जा सकता है। यानी केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर जो हम नागरिकता जितने लोगों को दिए हैं, ठीक है, तो उसकी नागरिकता हमको नहीं देनी है या उसमें कुछ संशोधन कर दिए, तो सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ये लोग विरोध भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे देश के हैं नहीं,
ठीक है, मूल निवासी यहाँ के हैं नहीं, दूसरे देश से आए हैं, तो ये हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर जो भी व्यक्ति को नागरिकता मिला है वो सरकार के द्वारा जो है ये छीना जा सकता है, यानी वंचित किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सरकार बोलेगी कि नहीं, हम चाहते हैं कि एक और क्राइटेरिया इसमें हम इसको फुलफिल करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर उसमें से जो भी फुलफिल करता है क्राइटेरिया तो आपको नागरिकता बनी रहेगी, नहीं तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये सरकार के द्वारा कह दिया जा सकता है। या ऐसा हो सकता है, मान लीजिए देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक अगर भारत की नागरिकता ले लिए, अगर सरकार कहना हुआ नहीं हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को नागरिकता नहीं देंगे देशीकरण पंजीकरण के आधार पर, तो उन लोगों को वापस फिर अपने देश जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार से देखें। और भी कुछ पॉइंट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा बने और आप लोग भी सही से इसको पढ़ सकें। ठीक है, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें आपके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं और अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखिए और इसको जो है नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको रिवीजन करिए बार बार, एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।